हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। यस, आज फिर हम और आप मिलकर मैथ्स में एक और चैप्टर की किसी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से कैसे जल्दी से शॉर्टकट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, चैप्टर कौन सा है जरा पहले उस पर गौर फरमा लें मेरे बच्चे। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स। यानी आज के बाद हम उस कंडीशन को डायरेक्टली यूज कर पाएंगे जिसमें दो कर्व्स के ऑर्थोगोनल होने की बात की गई हो। वैसे ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है? यस, आप बिल्कुल सही समझे हैं। दो कर्व्स के ऑर्थोगोनल होने का मतलब उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 90 डिग्री। अब कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मतलब है, तो उसके लिए हम पर्दे के पीछे की कहानी शुरू करते हैं। जी, पर्दे के पीछे की कहानी तो ही हमें सारी पूरी की पूरी जो भी शॉर्टकट वाली हमारी प्रोफाइल है उसकी अच्छे से जानकारी देने वाली है। मेरे बच्चे, यहां पर हम दो कर्व के ऑर्थोगोनल होने की बात कर रहे हैं। इतना आप सब ने मुझे बता दिया कि सर ऑर्थोगोनल होने का मतलब है दोनों कर्व्स के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का 90 होना, यानी दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें, यही कंडीशन ऑर्थोगोनैलिटी कहलाती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जहां पे कि कर्व आपस में मिल रहा है। मान लिया मेरे बच्चे यहां पे ये दो कर्व है, से ये कर्व 1 है, इसी तरह से एक और कर्व ले लेते हैं, से ये कर्व 2 है। दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, चाहे कर्व कैसे भी हो, वेदर दो बोथ आर सर्कल्स, whether both are parabola, one is parabola, other is circle, कोई से भी केस की बात की जाए, दो कर्व के ऑर्थोगोनल होने का मतलब जो है उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होना। और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों कर्व जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर दोनों पर ही बनने वाली टेंजेंट्स जो हैं उनके बीच में एंगल। मेरे बच्चे, मैंने कर्व 1 कर्व 2 बना दिए। मान लीजिए इन दोनों कर्व पर ये टेंजेंट बन रही है, पहले वाले कर्व पर ये टेंजेंट बना, दूसरे वाले कर्व पर इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये टेंजेंट बन गया। जी हां, तो ये जो दोनों टेंजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बन रही है मेरे बच्चे, इनके बीच में जो एंगल होता है वही कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। जी हां, ये जो थीटा एंगल है यही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। बट हम एक स्पेसिफिक केस की बात करना चाह रहे हैं, कब? जब ये एंगल थीटा कितना हो जाए, π/2। जी हां, 90 डिग्री हो जाए। यानी अब हम जो बात करने वाले हैं वो इसके π/2 होने पर करने वाले हैं। अब यदि दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का हमने ये कंक्लूड कर लिया कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनने वाली टेंजेंट के बीच में एंगल, इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली दो लाइन के बीच में एंगल है। जी हां, और दो लाइन के बीच में एंगल का तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला ही पता होगा कि यदि इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो मेरे बच्चे एंगल थीटा होने पर tan थीटा की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, n2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। उसमें भी यदि हमें एक्यूट एंगल निकालना है तो मॉड लगा दिया करते हैं इस पे, लेकिन यहां हम इन सब की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक केस जबकि थीटा 90 हो जाए उसकी बात कर रहे हैं। थीटा 90 है तो आप सब जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के केस में मेरे बच्चे कॉट थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। कॉट थीटा 0 यानी इसका रेसिप्रोकल 0, यानी 1 प्लस m1 m2 का वैल्यू 0, यानी मेरे बच्चे m1 m2 की वैल्यू -1। और ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं एक तरह से। जी हाँ, जेई के सिलेबस का जो बचपन है तब से आप देख रहे हैं कि दो लाइन के स्लोप यदि m1 m2 है और दोनों ही रियल हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना क्या इंडिकेट करता है? लाइंस का परपेंडिकुलर होना। जी हाँ, दो लाइंस परपेंडिकुलर यानी उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 यदि स्लोप रियल नंबर्स हैं, डिफाइन है तो। जी हाँ, तो यहां पे m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 इस कर्व पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप है, m2 इस कर्व पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप है, और किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस पॉइंट पे कर्व के डेरिवेटिव की वैल्यू। यस, जी हां, इसका मतलब यदि मेरे बच्चे ये पॉइंट मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 हो, तो ये जो m1 है ये क्या होगा? ये होगा dy/dx ऑफ कर्व 1। कर्व 1, पहले कर्व का ये वाला पहला कर्व, इसका dy/dx किस पॉइंट पर? x1, y1। ये m2 क्या होगा? जी हां, ये होगा
dy बाय dx यानी डेरिवेटिव ऑफ कर्व 2 किस पॉइंट पर? स्टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 एंड y1, यस। और अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट कितना चाहिए? -1, यानी dy by dx of curve 1 dy by dx of curve 2, product of these two numbers at x1 comma y1 should be equals to -1 if the both curves are orthogonal। समझ में आ गया? बहुत आसान था। तो क्या रहा हमारे पर्दे के पीछे की कहानी का कंक्लूजन कि दो कर्व यदि हमारे पास हैं तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 यदि हमारे पास है, या हमने निकाल लिया, तो उन दोनों कर्व पर उस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट के बीच में एंगल यदि 90 है तो उस पॉइंट पर हमारा कर्व ऑर्थोगोनल कहलाता है। जी हां, यानी क्लियर है कि उस कर्व के ऑर्थोगोनल होने का मतलब है कि दोनों का ही उस पॉइंट पे स्लोप का प्रोडक्ट, टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -1, और टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव होता है। तो ये कंक्लूजन था कि भाई मान लीजिए हमारे दो कर्व किसी पॉइंट x1, y1 पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो ऑर्थोगोनल हैं, तो कंडीशन क्या? कर्व 1 का डेरिवेटिव, कर्व 2 का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर? x1, y1 पर। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल? -1 के। जी हाँ, यदि दोनों ही टेंजेंट के स्लोप डिफाइन है तो फिर उस केस में दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल होते ही कर्व ऑर्थोगोनल हो जाता है। चलिए जी क्वेश्चंस में अप्लाई कर लें। यस, एप्लीकेशन ऑफ अ शॉर्टकट इन द क्वेश्चंस। देखिए, प्रूव दैट फॉलोइंग पेयर ऑफ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ करें। वो कहता है कि प्रूव करें कि ये दोनों जो कर्व हैं ये ऑर्थोगोनल हैं, ये दोनों कर्व भी ऑर्थोगोनल हैं। एक एक करके हम दोनों ही करते हैं। फर्स्ट वाला वो कहता है कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं। अब आपके दिमाग में क्या आया होगा कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। मेरे बच्चे, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इतना आसान नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं? दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या तो दोनों के y इक्वल कर देते हैं, y एलिमिनेट करके x की इक्वेशन बनाते हैं, या x एलिमिनेट करके y की इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ऐसे x और y की वैल्यूज निकालते हैं। मेरे बच्चे, इन दोनों ये डिफरेंट नेचर के कर्व हैं, एक एक्सपोनेंशियल है, एक पैराबोलिक कर्व है। तो इन दोनों को सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान यहां पर दिख रहा है। आपने कोशिश भी करी है काफी लोगों ने। तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि जब कभी भी कर्व के बीच में एंगल की बात हो तो मेरे बच्चे मुझे पता है कि टेंजेंट के स्लोप तो मुझे निकालने ही पड़ेंगे, यानी dy बाय dx मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं कि पहले dy बाय dx निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मत निकालना। अभी रीजन समझ में आएगा। देखिए, मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी इसका dy बाय dx निकाला, तो आप सबको पता है 2y y डैश यानी dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2a, सॉरी 4a। जी हाँ, 4a। तो मेरे पास यहां से dy बाय dx ऑफ कर्व 1 यानी y डैश क्या आ जाता है? 2a अपॉन y। एग्जैक्टली। फिर मेरे बच्चे, मैं सेकंड कर्व के लिए जा रहा हूं। ये मैंने कर्व 1 के लिए काम किया, अब मैं सेकंड कर्व के लिए काम कर रहा हूं जो y इक्वल्स टू e पावर माइनस x बाय 2a है। तो यहां से y डैश इज इक्वल्स टू e पावर माइनस x बाय 2a। आपको पता है e पावर fx के डेरिवेटिव में e पावर fx, फिर fx का डेरिवेटिव f डैश x आता है। तो e पावर माइनस x बाय 2a। अब माइनस x बाय 2a को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? -1 बाय 2a आएगा। बिल्कुल आएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये e पावर माइनस x बाय 2a तो इस कर्व में किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो मैं e पावर माइनस x बाय 2a की वैल्यू y उठा के रख देता हूं। जैसे ही यहां y रखा तो मेरे पास ये बन गया -y अपॉन 2a। अब जरा गौर से देखिएगा कि y डैश ऑफ कर्व 1 इंटू y डैश ऑफ कर्व 2 क्या बन रहा है? y डैश ऑफ कर्व 1 है 2a अपॉन y और y डैश ऑफ कर्व 2 है -y अपॉन 2a। मेरे बच्चे, ये तो -1 आ गया। मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट इट बी x, y, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। मान लो कि x, y है, तो मैंने उस x, y पे इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका निकाला, और दोनों के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मुझे देखते ही -1 समझ में आया। यानी जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चलता है कि उस पॉइंट पर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है। उस पॉइंट को हमने x, y लिया, दोनों dy बाय dx x, y पे निकाले और देखा प्रोडक्ट -1 आ रहा है। इट मींस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। क्या समझ में आया?
कि जब कभी भी कर्व के एंगल की बात की जाए या ऑर्थोगोनलिटी की बात की जाए तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेना टेंजेंट के स्लोप के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, ऐसे कई बार जरूरत ना पड़े ये पॉसिबिलिटी भी है। चलिए तो आपने कर लिया सेकंड वाला। हाँ अब आप फटाफट से कर दिए, बहुत तेज हो गए, बहुत फटाफट से आपने सेकंड वाला निकाल लिया। सर ये जो है ये हमारे पास एक्चुअली पहला वाला कर्व जो है वो y इज इक्वल्स टू 2021 अपॉन x है, बिल्कुल। और जो सेकंड कर्व है वो तो ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2020 है। कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। पहले कर्व का डेरिवेटिव y डैश कितना आ गया 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो माइनस 2021 अपॉन एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया। फिर सेकंड वाला जो है इसका डेरिवेटिव निकालें बच्चे तो 2x माइनस 2y y डैश इज इक्वल्स टू 0 आ गया, बिल्कुल। यहां से मेरे पास y डैश किसके इक्वल आ गया कि y डैश मेरे पास आ गया x अपॉन y। अभी भी मैं क्या कर रहा हूं x कॉमा y को ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान रहा हूं। तो मेरे बच्चे यहां से जरा गौर से देखिएगा कि इस वाले कर्व में 2021 की वैल्यू क्या है x इंटू वाई। तो मैं इस 2021 को x इंटू वाई लिख दूं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर आपके पास ये माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया, मजा आ गया। देखो माइनस वाई अपॉन एक्स और एक्स अपॉन वाई दोनों का प्रोडक्ट -1, मतलब कर्व ऑर्थोगोनल, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की फिर जरूरत नहीं पड़ी। तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को कि जब कभी भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात होगी तो पहले आप दोनों कर्व के dy बाय dx निकालेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। चलिए तो अगला है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड 6y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स क्यूब एट 1,1। इस बार जनाब ने दे ही दिया है कि भाई 1,1 पर आप इन दोनों कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। चलिए शुरू हो जाते हैं। आप सबको पता है कि भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx यानी y डैश इसके लिए आ जाएगा 2x। ये मुझे 1,1 पर चाहिए मेरे बच्चे। 1,1 पर ये वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आ जाती है। ये मेरे लिए m1 है, ठीक। फिर मैं सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं तो 6y डैश किसके इक्वल दिख रहे हैं -3x स्क्वायर के इक्वल दिख रहा है। ये भी मुझे किस पर निकालना है 1,1 पर। तो यहां से y डैश जो 1,1 पर आ रहा है मेरे बच्चे, तो 1,1 पर y डैश आपके पास क्या आ जाता है। देखो आप यहां देखेंगे तो ये 1 रखा तो ये 3 बन गया, तो आपके पास -1/2 आ गया, बिल्कुल। ये मेरे लिए m2 है। जरा m1 और m2 को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। यही तो हमारे ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। यदि है तो कर्व ऑर्थोगोनल है। तो लीजिए m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, यानी इनके बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है π/2। यस, अगला एक और अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कर्व्स y is equals to 1 minus mx square and y equals to x square intersect orthogonally, then value of m। वो कहता है ये दोनों कर्व जो है ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, दो पैराबोला है, आप सबको पता है ये ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ऑर्थोगोनल कट करने के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहां इसने एक m पैरामीटर फंसाया हुआ है। शुरू हो जाते हैं मेरे बच्चे, क्या निकालना है dy बाय dx। तो फर्स्ट का y डैश मेरे पास आता है 2mx, जी हाँ इसको डिफरेंशिएट किया। सेकंड का y डैश निकालेंगे तो बच्चे वो आएगा 2x, जी हाँ। अब मैं देख पा रहा हूं कि भाई यहां अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि यदि मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करूं तो मेरे पास इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, ये कर्व 1 है ये कर्व 2 है, तो मेरे बच्चे y डैश ऑफ कर्व 1 इंटू वाई डैश ऑफ कर्व 2 का प्रोडक्ट कितना हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -4mx स्क्वायर। मैंने अभी तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y माना हुआ है, निकाला नहीं है, लेकिन अब ये गायब नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। जी हाँ, तो यही मैंने आपको सिखाया कि मजबूरी होगी तो निकालेंगे। अब तक हमारी मजबूरी नहीं फंसी, इस बात पहली बार आई तो निकालते हैं। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करें, देखो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें या वाई की वैल्यू निकाल लें, तो हमें दिख रहा है कि यदि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो ये वैल्यू -1 होनी चाहिए।
तो मैं मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, दोनों के y इक्वल कर देता हूं। इन दोनों के y को जैसे इक्वल करूंगा तो 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर मेरे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/1 प्लस एम आ गई। देखो आप इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं, एम की इक्वेशन आ गई, एम की वैल्यू आ गई। देखो तो यहां -4m और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/m+1, जी हां ये वैल्यू -1 के इक्वल बिकॉज ऑफ कर्व्स हमें ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बोला हुआ है। तो मेरे बच्चे यहां से तो मुझे 4m = m+1 यानी m की वैल्यू मुझे सीधे सीधे 1/3 नजर आ रही है। देखिए कोई ऑप्शन, यस एग्जैक्टली ये वाला है। तो हमें निकालना पड़ा तो हमने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं निकालना पड़ेगा तो कोई जरूरत नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा, और ये आपके लिए होमवर्क है कि ये लाइन इस सर्कल को कब ऑर्थोगोनली कट करेगी। मैं हिंट दे चुका हूं वैसे इसको बोलने में ही, जी हाँ। सो होमवर्क करके हाँ करना है बहुत बढ़िया से। स्टे हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.